चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। भाग 5 देख रहे हैं ना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान को पढ़ेंगे, है ना, कि सरकार कैसे चलती है, न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका के बारे में, सारी चीज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देख रहे थे आपके क्या चीज, राष्ट्रपति के बारे में, है ना। भाग 5 इसमें हम लोग देख रहे हैं आपके राष्ट्रपति, इनके बारे में आपके प्रावधान देख रहे थे। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल हो चुके थे? 52 में बोला गया आपके एक पद होगा। 53 आपके बोलता है कार्यपालिक शक्ति कहाँ होगी, में निहित होगी, है ना। 54 आपके बोलता है आपके निर्वाचक मंडल या फिर इसको बोलते हैं गण, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आपके एक समूह होंगे। ठीक है, जो मिल करके क्या करेंगे, इसका निर्वाचन करेंगे। ठीक है, इसको निर्वाचक गण लिख लेना ना, इसको डिटेल करेंगे, अभी पहले आर्टिकल याद रख लीजिए। आर्टिकल 55 आपके बोलता है आपके निर्वाचन की रीति या प्रक्रिया बोल सकते हो, निर्वाचन की रीति, है ना, प्रक्रिया, प्रोसेस, कि कैसे हम निर्वाचन करेंगे। 56 आपकी क्या है, इनके कार्यकाल है या फिर अवधि है, कि कब तक अपने पद में बने रहते हैं। 57 इसका है पुनः निर्वाचन। तो एकमात्र ये पद है जिसके बारे में ये प्रावधान है, पुनः निर्वाचन संबंधित, है ना, कि दोबारा निर्वाचन हो सकते हैं। ठीक है, 58 आपकी क्या है, हाँ, अर्हता या इसी को बोलते हैं आपके योग्यता, कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपके क्या क्या चाहिए, है ना। और 59 अगर पद में बने हैं तो उसके लिए आपके बने रहने के लिए आपके क्या क्या शर्तें चाहिए, ठीक है, पद ग्रहण करने के लिए। ठीक है, या क्या नहीं चाहिए उसको हम बोलते हैं आपके योग्यता शर्तें, क्या चाहिए आपके योग्यता है, क्या नहीं चाहिए आपके है शर्तें। 60 आपके क्या है, शपथ है ना, राष्ट्रपति आपके शपथ कैसे लेते हैं, महाभियोग। ठीक है, महाभियोग, तो महाभियोग एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, 61 है ना ये, 61, 62 आपके हैं यथाशीघ्र नियुक्ति, है ना, पद समाप्त होने पर या पद अगर रिक्त होते हैं ना, तो इसमें लिखा हुआ आपके यथाशीघ्र, यथाशीघ्र नियुक्ति। ठीक है, मतलब इसका पद आपके क्या नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए ना, पद पद समाप्त होने पर रिक्त ना हो, ऐसा लिख दो, है ना, रिक्त ना हो। इसका मतलब यही है कि यथाशीघ्र उसकी नियुक्ति की जाए राष्ट्रपति की। ठीक है, या निर्वाचन किया जाए, नियुक्ति नहीं बोलेंगे, निर्वाचन होते हैं तो निर्वाचन की जाए। तो ये आपके आर्टिकल है, पहले ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक, हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है आपके, उस मैं तो उसके प्रक्रिया को भी बताया ना, कि बीच में आपके बहुत सारे ऐसे आर्टिकल मिलेंगे जो सीधा राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, 71 है, 72 है, 108 है, 85 है, सब आपको मिलेगा। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 111 है, आर्टिकल, है ना, ऐसे बहुत 116 है, 114 है, ये सब चीज। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल देख रहे हैं ना। सबसे पहले आपके क्या है, आर्टिकल 52 पद होगा, राष्ट्रपति के पद होंगे जो कभी भी रिक्त नहीं होगा। इसी को यहाँ पास आपके क्या है, विस्तार और दिया गया है, कल पढ़े हम लोग। दूसरा ये कि राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति, मतलब संघ की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। अर्थात प्रमुख जो कार्यपालिका कौन है, राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति अपने इस शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। कल यहां तक हुआ था। ठीक है, चलिए आज देखेंगे आपके निर्वाचक गण या निर्वाचक मंडल इसको बोलते हैं, है ना। लिखिए अनुच्छेद 54। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन
हेतु एक निर्वाचक मंडल होंगे। ठीक है, इसको हम निर्वाचक गण भी बोलते हैं या निर्वाचक मंडल। ठीक है, कौन कौन इसमें शामिल होंगे तो ये पूछा जाता है ना। तो इसमें आपके निर्वाचक मंडल आपके लोकसभा के निर्वाचित, ध्यान रखेंगे ना, मनोनीत नहीं रहेंगे, केवल और केवल निर्वाचित। तो निर्वाचित सदस्य, दूसरा आपके हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद आपके हैं सभी विधानमंडल, वीएम लिख रहा हूं ना, सभी विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, सभी विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो यहां ध्यान रखेंगे इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आएंगे ना, जहां जहां आपकी क्या है विधानमंडल है ना, जैसे आपके दिल्ली है, पौंडीचेरी है ना, और बाद में आपके इसको हम लोग बनाए हैं किसको, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के भी आपके विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो भी आपके क्या रहेंगे। ठीक है, हाँ, इसको विधानमंडल मत करो, इसको अपना विधानसभा करो, क्योंकि विधानमंडल में दोनों आ जाते हैं, केवल विधानसभा के आपके निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, विधानमंडल वाले शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो जितने भी राज्य हैं वहां के आपके, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहां के आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा वाले हम क्या बोलते हैं, इसको एमपी बोलते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और इनको बोलते हैं आपके विधानसभा के सदस्य क्या बोलते हैं, एमएलए, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधायक बोलते हैं जिसको सामान्य भाषा में, ऊपर वाले को सांसद, इसको हम लोग विधायक। तो ये सब मिल करके आपके क्या बना रहे हैं, निर्वाचक मंडल। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा आपके राष्ट्रपति क्या किया जाता है, निर्वाचन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके अनुच्छेद 54। चलते हैं आपके ऊपर, कमिंग कमिंग। ठीक है, अनुच्छेद 55 ये बोलता है आपके निर्वाचन की प्रक्रिया, है ना। राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया, प्रोसेस, इसी को बोलता है आपकी रीति, किस रीति से हम चुनते हैं इसको, है ना। तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया होता है वो आपके 3-4 चरणों में हम समझेंगे। सबसे पहले आपकी इसकी निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो शब्दावली जो लिखा हुआ है आपके अनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणीय ठीक है, अनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से, कैसे, तो गुप्त मतदान द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा। ठीक है, ये आपके शब्दावली लिखा गया ना, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। क्या लिखा है देखो, अनुपातिक पद्धति, है ना, प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं ना, एकल संक्रमणी मत प्रणाली ना, सिंगल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणी मत प्रणाली के माध्यम से गुप्त मतदान के द्वारा, है ना। तो देखो भारत में जितने भी आपके मतदान होते हैं आपके कैसे होते हैं, गुप्त ही होते हैं। गुप्त मतलब होता है जिसके बारे में केवल आप ही जानते हैं, अगर वोटिंग आप डालें तो केवल आप जानते हैं और कोई दूसरा नहीं जानता है। पोलिंग बूथ जाते हैं ना आप लोग, ऐसे बना रहता है देखना, चारों ओर से आपके ढका हुआ और यहाँ पास आपके पोलिंग मशीन रहता है। तो आप जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बटन दबाते हैं ना, चारों ओर से घेरा रहता है भाई। तो उस बटन दबाने के दौरान केवल आप ही रहते हैं, आप किसको वोट दिए नहीं दिए केवल आप जानते हैं।
इसके अलावा कोई नहीं जानता है, तो इसको बोलते हैं आपके गुप्त मतदान। ठीक है, तो भारत में जितने भी आपकी निर्वाचन प्रक्रिया है आपके गुप्त मतदान के माध्यम से ही होता है ना। तो इसको बोलते हैं आपके, अब इसको समझते हैं कि अनुपातिक पद्धति मतलब क्या। ठीक है, और एकल संक्रमणी मतलब क्या। इसका मतलब ये होता है कि यदि एक से अगर अधिक कैंडिडेट अगर होते हैं, ए बी और सी, मान के चलते हैं 3 लोग हैं। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, जो लोग बाद में आए थोड़ा ऊपर वाले को समझिए, फोटो ले लो या तो फिर इतने फोटो लो, चलो। ठीक है, हम लोग ये पढ़ रहे हैं पूरा राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल। ठीक है, सबसे पहले आपके 52 में क्या है, पद है उसका। 53 में क्या है, उसकी कार्यपालिक शक्ति है। ठीक है, या एक जने ठीक ठाक खींच लो और ग्रुप में डाल दो। ठीक है, ऐसा भी कर लो। 54 में आपके निर्वाचक गण या निर्वाचक मंडल, जिसके बारे में अभी ये नीचे में समझा रहा हूं। ठीक है, तो निर्वाचक गण के अंतर्गत आपके देखो कौन कौन शामिल होते हैं, इसको पहले समझिए। देखो आर्टिकल 54 में आपके हैं निर्वाचक मंडल के बारे में या निर्वाचक गण में, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल रहेंगे, कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सभी विधानसभा मतलब जितने भी राज्य हैं भारत में, कितने राज्य हैं, 28 राज्य, तो 28 राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, लोकसभा में कितने सीट है, 543, तो ये पूरे सदस्य आपके शामिल रहेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। राज्यसभा में कितने सीट है, 245 है, लेकिन 245 सबके सब शामिल नहीं रहेंगे। इसमें से 12 लोग क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, तो वो जो मनोनीत वाले सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। समझ में आ रहा है, तो इस 245 में से आपके केवल 233 लोग इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, 233, और विधानसभा मतलब आपके पूरा 28 राज्य। ठीक है, और प्लस आपके क्या है, 3 आपके केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3 जगह आपके विधानसभा भी है। विधानसभा मतलब होता है कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का विधानसभा है ना, इसमें आपके कितने विधायक है, 90 विधायक है। ये पूरे 90 के 90 विधायक क्या होंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना वोटिंग करेंगे। समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार से ये सब मिलकर के आपके क्या बनाते हैं, निर्वाचक मंडल बनाते हैं, या इसको बोलते हैं निर्वाचक गण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां तक के। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, आर्टिकल 54 मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल बनाए जाते हैं या निर्वाचक गण। इसमें कौन शामिल होते हैं, तो इसमें आपके ये लोग शामिल होते हैं, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित शब्द लिखा गया ना, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में आपको ये मिलता है जब पेपर में आएगा, तो केवल निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के भी आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये तीनों आपके क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहां भी आपकी क्या है, विधानसभा है। ठीक है, तो ये है आपके आर्टिकल 54। ठीक है, और 54 क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक हेतु निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। अब इसमें देखते हैं कि शामिल होते कौन है और कैसे प्रक्रिया होता है। ठीक है, निर्वाचन की, तो आर्टिकल 55 यही बोल रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, या फिर इसको बोलते हैं रीति, कि कैसे आपके होता है। तो सबसे पहला ये प्रक्रिया का नाम है आपके अनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, और होता कैसे, तो गुप्त मतदान के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो समझते हैं इसको कैसे होता है। तो मान के चलते कि 3 लोग आपके राष्ट्रपति कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए हैं, और इतने सारे लोग आपके क्या है, वोटिंग डालने वाले। ऊपर देखे ना भाई, 543 लोग हैं, 233 लोग हैं, और उसके बाद आपके सभी विधान है ना सभा के आपके सदस्य बहुत सारे हो गए। तो ये लोग क्या करते हैं कि यदि एक से अधिक कैंडिडेट है, मान के चलो ए बी सी है ना, 3 लोग हैं, तो जो भी व्यक्ति आपके वोटिंग करेंगे, तो इसको आपके क्या है, तीनों को अपना क्रम निर्धारित करेंगे, कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मान के चलो मैं हूं, तो मैं चाहता हूं कि ए वाला आपके क्या बने, राष्ट्रपति बने, तो इसको मैं पहला प्राथमिकता दूंगा, फर्स्ट। और मैं चाहता हूं कि सी नंबर आपके दूसरे नंबर पर हो, इसको मैं दूंगा सेकंड प्राथमिकता। और बी नंबर को मैं चाहता हूं कि ये आपके क्या हो, थर्ड नंबर पर हो। तो ऐसे जो है आपके प्रत्येक जो सदस्य है ऊपर में, सब के सब अपना क्या करेंगे, इसको क्रम का निर्धारण करेंगे। ठीक है, और सब अपना जब क्रम निर्धारण करेंगे, तो किसी भी एक व्यक्ति को यदि टोटल मत का 50% +1 अगर वोट प्राप्त हो जाता है,
50% एक मतलब होता है कि 50% से अधिक। किसी भी एक व्यक्ति को यदि कुल मत में से 50% से अधिक वोट मिल जाता है ना, मतलब 50% प्लस एक, अगर इतने अगर मिल जाता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाएंगे, विजय घोषित हो जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं आपके अनुपातिक पद्धति का एकल संक्रमणी मत प्रणाली। अब एक बार और समझिए, अगर मान के चलो है ना बहुत सारे लोग आपके सबको ऐसे वोटिंग किए, अब जब इसका परसेंट निकालेंगे तो मान के चलते कि ए को मिला आपके 45%, बी को मिला मान के चलो आपका 35%, ठीक है, और सी को मिला 10%। तो इसमें से कौन चुनाव जीता? कोई चुनाव नहीं जीता है, क्योंकि हमारे लिए नियम क्या है, इतना होना चाहिए तब जाकर के आपके कोई भी व्यक्ति क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। तो अभी किसी को नहीं मिला है 50%। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि सबसे अंतिम व्यक्ति जिसको सबसे कम वोट मिला है, इनके वोट को खारिज करते हैं। क्यों खारिज करते हैं? क्योंकि ये किसी भी हालत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के दौर में नहीं है। भाई ये तो या तो पहला ये जीतेगा या तो फिर ये जीतेगा, इसका तो वोट प्रतिशत सबसे कम है। तो जो सबसे कम वाले हैं इसके आपके निर्वाचन प्रक्रिया को मत को खारिज किए जाएंगे, और इसको जो मिले हुए मत है इनमें आपकी विभाजन किए जाएंगे, इन दोनों में। ठीक है, नहीं दे सकता है, हाँ विभाजन ही होगा। ठीक है, समर्थन नहीं देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आपके द्वितीय गणना। देखो सबसे पहली बार जब सबके सब वोट किए तो पहले गणना हुआ, पहला गणना में हमको ये प्राप्त हुआ 45, 35 और 10। अब जब आपके द्वितीय गणना किए जाएंगे तो द्वितीय गणना मतलब होता है कि इनके जितने भी वोट है 10%, इनके वोट को हम इन दोनों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो विभाजन की भी प्रक्रिया क्या होगी, आपके क्रम के आधार पर होगा। ठीक है, कि कौन व्यक्ति इसको आपके सेकंड नंबर पर प्राथमिकता दिया है और कौन आपके इसको थर्ड नंबर पर प्राथमिकता दिया है, ऐसा। तो इस प्रकार से इसका जब वोटिंग को अगर बाय द वे हम ऐसे विभाजन करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है आपकी इसको आपके 6% वोट मिल जाए। ठीक है, हम लोग ठीक निकाले थे, नहीं इसको 20% मिलेगा ना भाई, ये 20% हो जाएगा यार, तब तो 100 होगा टोटल, 45, 35, 80 और ये 20, 100%, इसको 20% मिलेगा। अब इसको 20% है, मान के चलते हैं कि इसके 20% में से जब हम इसके वोटिंग को पुनः इन दोनों में विभाजित करेंगे तो इसको मिलता है मान के चलो आपका 6%, और इसको पूरा आपके वोट मिलेगा 20 का 6%, तो इसको कितना मिलेगा 14%। तो अब आपके द्वितीय गणना किए जाएंगे, तो 45 और 6 51%, और 35 और 14 49%। अब आपके जब द्वितीय गणना हुआ तो किसको ज्यादा मिला है, ए नंबर वालों को। इसका मतलब यह है कि द्वितीय गणना में आपके ए वाला क्या हो गया है, विजय घोषित हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया होता है इसी को बोलते हैं हम अनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के गुप्त मतदान के द्वारा। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार समझा रहा हूं। ठीक है, कि ये प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है ताकि एक से अधिक लोग अगर कोई कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में, ठीक है, तीनों को आपके क्या है, क्रम के आधार पर हम क्या करते हैं, अपना मत का निर्धारण करते हैं। ठीक है, मतलब प्राथमिकता तय करते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये व्यक्ति आपके क्या है, राष्ट्रपति बने। ठीक है, इसको मैं सेकंड नंबर पर देखना चाहता हूं, इसको मैं थर्ड नंबर पर। फिर दूसरा व्यक्ति आएगा, वो वोटिंग करेगा, वो आपके चाहता है कि ये पहला नंबर पर ये बने, बी वाला। ठीक है, इसको चाहता है वो सेकंड नंबर पर बने, इसको चाहता है वो थर्ड नंबर पर बने। तो ऐसे सब के सब अपना क्रम का निर्धारण करेंगे, और जब क्रम का निर्धारण करेंगे तो उसकी गणना की जाएगी, और गणना के बाद आपको ये निकाला जाता है कि कितना % वोट किसको मिला है। समझ में आ रहा है? तो जिसको कम से कम इतना वोट अगर मिल रहा है, कितना, 50% प्लस एक, मतलब 50% से अधिक जिसको भी वोटिंग मिलेगा वही व्यक्ति क्या हो जाएंगे, विजय घोषित हो जाएंगे। ठीक है, अगर 50% नहीं मिला पहले गणना में तो क्या करेंगे हम लोग, जो सबसे अंतिम स्थान पर, सबसे अंतिम स्थान पर जो व्यक्ति है जिसका वोट प्रतिशत बहुत कम है, उसके वोटों का विभाजन पुनः हम क्या करेंगे, ये दोनों व्यक्ति में हम क्या करेंगे, उसका विभाजन करेंगे, या इनको दिया जाएगा। और देने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से आपके गणना करेंगे, इसको बोलते हैं द्वितीय गणना। और द्वितीय गणना में हम देखेंगे कि किसको कितना मिल रहा है, 50% मिला कि नहीं मिला, या 50% से अधिक मिला कि नहीं मिला। तो जिसको 50% मिल जाएगा वो आपके क्या बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे। 50% से अधिक जिसको मिलेगा वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। हाँ, तीसरा चरण भी हो सकता है, अगर द्वितीय गणना में अगर नहीं हुआ 50%, तो आपकी तीसरा गणना आपके होगा। समझ में आ रहा है? वो कंडीशन तब लागू होंगे जब आपके ये ज्यादा लोग होंगे, जैसे मान के चलो ए है, बी है, सी है, डी और ई है। समझ में आ रहा है? 2 लोग हैं तो कभी भी आपके 50% से कम नहीं होता है।
भाई अगर ये दो है ना, अगर ये दो ही लोग हैं ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपके किसी ना किसी को क्या मिलेगा, 50% मिलता है या उससे ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। टाई की स्थिति अभी तक नहीं हुआ है, टाई मतलब बराबर, ठीक है। द्वितीय गणना की भी स्थिति अब तक के केवल एक ही बार हुआ है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल एक बार, है ना, वो हम लोग देखेंगे आपके वीवी गिरी के समय में, है ना, वराहगिरी वेंकट गिरी के शासन में। नहीं, हाँ कार्यवाहक बना था उस कंडीशन में, है ना। तो चलो इसको हम लोग और डिटेल से अब लिखते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये आपके क्या है, अनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमित मत प्रणाली के माध्यम से गुप्त मतदान था, हाँ? तो इसको आप लिख लेना, अर्थात सभी कैंडिडेट को क्या बोलेंगे अपन, सभी क्या बोलेंगे कैंडिडेट को, प्रतिभागी, प्रतिभागी, सभी प्रतिभागी को, हाँ उम्मीदवार बोलेंगे ज्यादा अच्छा है, वही मैं बोल रहा था, प्रतिभागी तो हम लोग है ना, सभी उम्मीदवार को सदस्य क्रम के आधार पर, अर्थात सभी उम्मीदवार को रहेगा ना ये, सभी उम्मीदवार को सदस्य क्रम के आधार पर, है ना, वोट निर्धारित करते हैं ना, या मत देते हैं लिखेंगे, मत देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके एकल संक्रमण। दूसरा आपके हैं कितने प्रस्तावक चाहिए हमको, है ना, हाँ। तो दूसरा नंबर आपके हैं निर्वाचन हेतु, निर्वाचन हेतु कम से कम 50 प्रस्तावक, है ना, एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका मतलब बताइए, हाँ मतलब ये है कि ऊपर हम लोग जो देखे ना सदस्य टोटल 543, 233 और सभी राज्यों की विधानसभा, तो उनमें से कम अगर आप राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति जैसे मैं लड़ना चाहता हूं, तो मेरे को कम से कम आपके 50 जो है ऊपर के, या तो सांसद या तो विधायक मेरे को जानना चाहिए, ठीक है। और मेरे नाम से वो क्या लाएंगे, प्रस्ताव लाएंगे कि इस अमुक व्यक्ति को क्या बनाया जाए, राष्ट्रपति बनाया जाए। तो 50 लोग जब साइन करके हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव लाएंगे, तो 50 लोग उसका समर्थन भी करेंगे फिर से, कि हाँ हम लोग भी चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये मान के चलो कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 100 लोग, है ना, जानने पहचाने चाहिए। समझ में आ रहा है, सामान्य लोग नहीं, विधायक या सांसद लोग कम से कम 100 लोग, समझ में आ रहा है। तो इतने सारे लोग आपके जान पहचान होना चाहिए, तभी तो आपके पार्टी के अनुसार आपके इसका निर्वाचन होता है ना भाई। भाई जो केंद्र सरकार में रहता है वो अपना दल के आधार पर आपके क्या लाते हैं, कैंडिडेट लाते हैं, और जो विपक्ष होते हैं वो अपने आधार पर लाते हैं, ठीक है। आम व्यक्ति आपको जाकर के बोलेगा कि मैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ूंगा, तो लड़ पाएगा? उसको तो एक जन विधायक भी नहीं जानता है, ठीक है। ये सारी चीज है ना। तो निर्वाचन है तो कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। दूसरा आपके हैं नामांकन राशि, नामांकन राशि, तो नामांकन राशि आपकी किया गया है तय कितना, 15,000 रुपये, ठीक है। ये ऊपर ना ध्यान रखेंगे, ये प्रस्तावक वाले को हम लोग बाद में चेंज किए, 1997 तक के केवल 10 लोग ही था पहले, मतलब 10 व्यक्ति अगर प्रस्तावक रहेंगे और 10 व्यक्ति आपके अनुमोदक रहेंगे, तब भी कोई व्यक्ति क्या है, निर्वाचन, है ना, में भाग ले सकते थे, ठीक है। लेकिन बाद में हम इसको बढ़ा दिए हैं, क्यों बढ़ाएं, क्योंकि उस समय कैंडिडेट ज्यादा हो जाते थे, कैंडिडेट ज्यादा हो जाते थे, फिर वो समस्या
4 लोग, जैसे मान के चलो A B C 3 की जगह में अगर 5 लोग हैं, तो 5 लोग हैं तो फिर आपके डबल तिबल गणना चालू नहीं हो जाएगा, दिक्कत होगा ना भाई। तो इस कारण क्या किया गया, इसको आपके 50 कर दिए गए, फिर इसको 50 किए तो इधर आपके कैंडिडेट कम हो गए, ठीक है। तो पहला है ना, नेक्स्ट आपके नामांकन राशि। तो नामांकन राशि मतलब होता है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने के दौरान आपको कुछ राशि जमा करना होता है, ठीक है, कहाँ, निर्वाचन आयोग में, ठीक है, जिसके माध्यम से आप चुनाव लड़ेंगे। तो ये आपके भारत में सबसे ज्यादा आपकी राशि है इसका, ठीक है, इतना राशि और किसी का नहीं है, सांसद विधायक का इतना है ना नहीं है, बहुत कम है। तो ये भी पहले बहुत कम था, पहले इसकी भी राशि बहुत कम थी, अभी हम लोग वर्तमान में आपके 15,000 है। मतलब अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो नामांकन राशि आपको 15,000 जमा करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके हैं, ये राशि आपके वापस होगा कि नहीं होगा, होगा है ना। हाँ है ना, हाँ तो यहां लिख लेना आपके नामांकन राशि है ना, वापसी, नामांकन राशि वापसी है ना, यदि कोई उम्मीदवार, यदि कोई उम्मीदवार कुल मतों का, कुल मतों का 1/6 हिस्सा, ये सारे चुनाव के लिए यही है ना, ध्यान रखेंगे भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उसके लिए आपकी 1/6 ही है ना। अगर प्रतिशत में पूछेंगे तो 16 से ही 2/3%, ठीक है। तो नामांकन राशि वापसी यदि कोई व्यक्ति उम्मीदवार है ना, कोई उम्मीदवार कुल मतों का 1/6 से या 16 से 2/3% प्राप्त करता है तो है ना, तो राशि वापस की जाएगी, की जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कैसे वापस की जाएंगे। तो आपके देखो टोटल मत कितना होता है, चुनाव होता है तो 100% होता है ना भाई, ठीक है। अब ये जो 100% है, ठीक है, इसमें मान के चलो आपके ए है, बी है, सी है, ठीक है, इसको मिला आपके 50% प्लस या 51% ले लो, इसको 3 जने मान के चलो, 4 जने ले लो, क्या दिक्कत है, हमको लेने में क्या है, ठीक है। इसको आपके मिला 51%, इसको मिला आपके मान के चलो 30%, इनको मिला 10%, ठीक है, इसको मिला आपके 9%, यही बचा ना भाई, 80 10 90 और 100, हाँ। तो इन दोनों को का ये तो जीत गया भाई, हम लोग अभी पढ़े ना नियम, जिसको 50% से अगर अधिक मिला मतलब वो जीत गया, तो ये राष्ट्रपति बन गया। ये राष्ट्रपति नहीं बना, लेकिन इसकी जो राशि है 15,000 रुपए ये वापस भी होगा इसको, क्यों, क्योंकि ये कुल टोटल मतों का कितना प्राप्त किया है, इससे अधिक प्राप्त किया है, 16 से ही 2/3% से अधिक प्राप्त किया है। इन दोनों की नामांकन राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। जब्त मतलब ये जो 15,000 जमा किए थे सी और डी, ये आपके निर्वाचन आयोग के पास जमा हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, वापस नहीं होगा। तो ये सब के लिए यही नियम है, ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आप सरपंच का चुनाव लड़ते हैं या फिर अगर पंच का चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, तो पंच के लिए अभी आपके कितना रुपया है, 50 रुपया, समझ में आ रहा है ना, 50 रुपया आपके क्या है, नामांकन राशि पंच के लिए, आपके गांव में तो है। सरपंच का कितना है, 1,000 रुपया, ठीक है। आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपया है, इसका जस्ट 50%, इसमें भी आपके आरक्षित वर्ग के लिए 25 रुपया है, ये आपके आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपया है। तो सरपंच अगर चुनाव लड़ता है तो 1,000 रुपये नामांकन राशि जमा करेगा। यदि इस प्रकार से अगर वो वोट प्राप्त करता है, अगर वो 16 से ही 2/3% से कम वोट प्राप्त करेगा तो उसका 1,000 क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब उसको वापस नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर 16 से ही 2% है ना, 2/3% से अधिक प्राप्त किया है तो उसको क्या मिलेगा, उसकी राशि वापस की जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए मैं क्या समझा रहा हूं। आप लोग तो सब इधर उधर देख रहे हो, ठीक, इधर ध्यान दीजिए। अगर कोई व्यक्ति सरपंच का चुनाव लड़ने जाता है तो पहले इतना रुपए उसको जमा करना पड़ेगा, कहां, निर्वाचन आयोग में, ठीक है। निर्वाचन आयोग में आपके लेता है रिटर्निंग ऑफिसर, वो आपके लेता है आपके नामांकन राशि को। अब यदि ये चुनाव होगा तो चुनाव के बाद अगर किसी भी सरपंच को इससे अगर अधिक वोट प्राप्त होगा 16 से ही 2/3% से,
तो उसकी राशि को वापस किए जाते हैं ना। चुनाव के, निर्वाचन के, है ना, आपके नियुक्ति उक्ति होने के बाद आपके 4 से 6 महीने के बाद एक प्रक्रिया होता है, उसके बाद आपके 16 से ही 2/3% जो प्राप्त किया है उसकी राशि वापस की जाएगी, 1,000 रुपये वापस होगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट इससे अगर कम वोट प्राप्त किया है तो उसकी राशि जब्त हो जाती है, वापस नहीं की जाएगी। तो इसी को बोलते हैं आपके नामांकन राशि का जब्त होना। सुने कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना इसका तो नामांकन जब्त हो गया करके, सुने कि नहीं सुने हैं आप लोग? ठीक है, नहीं सुने हैं तो सुनेंगे अब। ठीक है, चुनाव होगा तब आपको ये सब सुनेंगे। इसका तो ये लोग नामांकन भी नहीं बचा पाए। ठीक है, ऐसा। तो ये आपके ये तीसरा पॉइंट है ना, ध्यान रखेंगे कि नामांकन राशि की वापसी कब होती है। ठीक है, क्या क्या हो चुका है इसमें आपके, अनुपातिक पद्धति, निर्वाचन, नामांकन राशि। ठीक है, अब आप कहते हैं कि मतों का गणना कैसे करते हैं ना, लिखिए इसको, मतों का गणना। ठीक है, तो मतों का गणना करते हैं आपके विधायक का मत का गणना अलग करते हैं और सांसद के मत का गणना अलग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके हैं विधायकों के मतों का गणना, या फिर विधायकों के मतों का मूल्य लिखो, मत मूल्य हम निकालते हैं। ठीक है, तो यह हम निकालते हैं आपके राज्य के कुल जनसंख्या बटा कुल निर्वाचित सदस्य, इसको ऐसा लिखेंगे ना, विधानसभा के। ठीक है, यहां लिखो विधानसभा के, ऐसा, विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, है ना, इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, ऐसा। ठीक है, तो ये है आपके विधायक के मतों का मूल्य का गणना करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एक विधायक के मत मूल्य निकलता है। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों के विधायक का मत मूल्य अलग अलग निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि अलग अलग राज्यों में क्या है, जनसंख्या अलग अलग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उसके आधार पर आपके मत मूल्य निकाला जाता है। ठीक है, यहां लिख लेना आपके सर्वाधिक मत मूल्य कहां का है। हाँ, जहां की जनसंख्या ज्यादा है, जाहिर सी बात है, सर्वाधिक मत मूल्य, है ना, यूपी का है। और दूसरा आपको पूछेंगे अगर सबसे कम, सबसे कम आपके सिक्किम, है ना। जनसंख्या के आधार पर आपके सिक्किम क्या है, सबसे छोटा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर गोवा सबसे छोटा है। ठीक है, तो सर्वाधिक मत मूल्य कहाँ का है अगर पूछेंगे तो यूपी का, आप जानते हो, और सबसे कम सिक्किम के विधायक का मत मूल्य है। ठीक है, क्यों है ऐसा? क्योंकि वहां की जनसंख्या कम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आप कहते हैं कि विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, सॉरी, सांसद के मत मूल्य कैसे निकालते हैं, तो बी नंबर आप ले लेना, मत मूल्य का निर्धारण। ठीक है, तो ये हम करते हैं आपके सभी विधायकों के मत मूल्य का योग, सभी विधायकों के मत मूल्य के योग मतलब टोटल जितने भी विधायक थे। ठीक है, अलग अलग राज्य के निकालेंगे ना भाई, छत्तीसगढ़ का अलग निकलेगा, महाराष्ट्र का अलग निकलेगा, मध्य प्रदेश का अलग निकलेगा, सभी राज्य का हम लोग निकालेंगे। उसके बाद आपके सभी राज्यों के मत मूल्य को एक साथ हम योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो यही लिखा है सभी विधायकों के मत मूल्य का योग। और इसको हम भाग देंगे आपके कहां से, तो एमपी, एमपी मतलब होता आपके निर्वाचित, है ना, इसको ऐसा लिखो, कुल, हाँ, कुल निर्वाचित
कुल निर्वाचित सांसद, ठीक है, की संख्या, यहां से हम भाग देते हैं इसको। तो यहाँ पर ध्यान रखना कुल निर्वाचित सांसद, तो सांसद के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? लोकसभा भी आएंगे और राज्यसभा भी, क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़े ना भाई, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ये लोग आपके कुल निर्वाचित सांसद, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की संख्या, ठीक है। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, तो भाग देने के बाद आपके जो भी वैल्यू आएगा वही आपके क्या कहलाएंगे, एक सांसद के मत मूल्य का, है ना, वैल्यू आ जाएंगे आपके मूल्य, ठीक है। और यहां आपके एक विधायक आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये आपके प्रक्रिया होते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ एक आध पॉइंट बचा हुआ है क्या, कि हो गया कंप्लीट? ये आपकी पूरा प्रक्रिया है, ध्यान रखेंगे, निर्वाचन की प्रक्रिया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नीचे लिख रहे थे क्या आप लोग? चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में क्या लिखे हैं, प्रक्रिया में अनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है, के गुप्त मतदान के द्वारा, ठीक है। अच्छा, यहां पास एक चीज और लिखेंगे ना, अप्रत्यक्ष होता है ये निर्वाचन, क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो ऊपर में ही हम लिखेंगे इसको, सबसे शुरू पॉइंट रहेगा ये, है ना। निर्वाचन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष अनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के गुप्त मतदान के द्वारा, ऐसा। अप्रत्यक्ष मतलब क्या, हाँ, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब होता है जब हम किसी भी निर्वाचन में जनता डायरेक्ट वोटिंग करती है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। और जनता के द्वारा चुने हुए यदि जनप्रतिनिधि वोटिंग में भाग लेते हैं तो उसको बोलते हैं आपके अप्रत्यक्ष। तो जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि मतलब कौन, सांसद और विधायक। सांसद और विधायक को कौन चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उनके द्वारा जब किसी का चुनाव किया जाता है तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष, ठीक है। दूसरा नंबर आपके क्या था, नामांकन राशि, ठीक है, कितना होना चाहिए, 15,000। नामांकन राशि जब्त हो जाएगा यदि, है ना, 1/6 या 16 सही 2/3%। 1/6 हिस्सा है, ध्यान रखेंगे, और परसेंट में उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो वो 16 सही 2/3% होता है। तो उतना अगर मत किसी व्यक्ति को मिलता है तो वो व्यक्ति का नामांकन जब्त नहीं होगा, ठीक है। फिर तीसरा आपके है, हाँ, जीतने के लिए कितना चाहिए, तो आपके 50% प्लस एक मत, है ना, जिसको प्राप्त होता है वो व्यक्ति क्या हो जाएंगे, विजय घोषित होंगे, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं, आपके ये वाला शब्द हम लोग नहीं लिखे, है ना। आप लिख लो इसको, यहां पास, यहां लिखेंगे आप, यहां पास लिखेंगे अप्रत्यक्ष, है ना। कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष होता है ना। अनुपातिक पद्धति एकल संक्रमण मत प्रणाली के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा और अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और सबसे नीचे में आप लिखेंगे यहां पास, चलिए यहां हम लोग लिखेंगे आपके, ठीक है, किसी भी उम्मीदवार को 50% प्लस 1 मत प्राप्त होते हैं तो वह क्या होंगे, विजयी घोषित माने जाते हैं, ठीक है। मतलब वही क्या बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी उम्मीदवार को 50% प्लस 1 मत प्राप्त होते हैं तो वह विजय घोषित माने जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे इसको। तो इस प्रकार से ये है आपकी निर्वाचन की रीति या प्रक्रिया। ये आपके मेंस में भी पूछा गया है, अगर आप देखेंगे तो 2 बार मेंस में आया है, 8-8 नंबर में, एक बार शायद 15 नंबर में पूछा गया है, CGPSC मेंस, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा इन वर्ड में पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के आपको 8-10 नंबर मिलेगा। दूसरा ये कि मेंस में आपके लिमिट वो रहता है जगह, आप लिख लिए तो ठीक, नहीं लिखे तो फिर
गड़बड़, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आपके हैं, इसके बाद आपके कौन सा है, ये हो गया आपके निर्वाचन की रीति आर्टिकल 55, ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे आर्टिकल 56, क्या है 56 आर्टिकल बताइए। राष्ट्रपति के कार्यकाल, अनुच्छेद 56 है ना, राष्ट्रपति के कार्यकाल, या कार्यकाल को हम क्या बोलते हैं आपके, अवधि। छोटा वाला अवधि रहेगा कि बड़ा वाला अवधि रहेगा बताइए, और बड़ा वाला अवधि मतलब क्या होता है, अरे भाषा नहीं होता है अवधि भाषा, अवधि, अवधि समोच्चारित भिन्नार्थक अर्थ वाले शब्दावली, ठीक है। ये अवधि मतलब आपकी क्या है, भाषा है, और ये अवधि मतलब आपके समय है, ठीक है, कार्य। चलिए ठीक है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल या अवधि कितना है, ठीक है। तो इसमें अब लिखा हुआ है आपके 5 वर्ष आपके होता है, लेकिन यह अपने उत्तराधिकार के आते तक, उत्तराधिकार, यह अपने उत्तराधिकार के आते तक पद पर बना रहेगा। ये आपके शब्दावली लिखे गए, ध्यान रखेंगे ना। मतलब सामान्यता आपके क्या है, 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर 5 वर्ष कंप्लीट हो गया है ना, और अगर चुनाव नहीं हुआ है किसी कारणवश, ठीक है, भले इसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हो चुका है, लेकिन जब तक के नए राष्ट्रपति नहीं बन जाएंगे तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। मतलब ये मान के चलो कि कोई दूसरा अगर कैंडिडेट आएगा, वो जिस दिन आपके राष्ट्रपति का पद का शपथ लेगा, उसी दिन वो जो पहले व्यक्ति था उसका आपके कार्यकाल समाप्त होगा। समझ में आ रहा है, इसको बोला जाता है अपने उत्तराधिकार के आने तक। उत्तराधिकार मतलब होता है जो उसके पद को ग्रहण करेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पूछा जाता है ना, ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति का आपके कार्यकाल कितना होता है। तो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, 5 वर्ष मिलेगा, या फिर उसके उत्तराधिकार के आने तक वह पद पर बना रहता है, ठीक है। इसका मतलब यह है ना कि 5 वर्ष से अधिक भी चलेगा, केवल जरूरी नहीं कि 5 वर्ष। सामान्य भाषा में हम जानते हैं कि इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर चुनाव नहीं हुआ है किसी कारणवश, ठीक है, या चुनाव लंबित है, तो उस कंडीशन में जब तक नए व्यक्ति राष्ट्रपति चुन करके नहीं आ जाएंगे तब तक आपके ये व्यक्ति अपना पद त्याग नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे इसको ना, उत्तराधिकार के आने तक, ये शब्दावली आपके पूछा जाता है। फिर आप कहते हैं आर्टिकल 57, अनुच्छेद 57, इसके बारे में आपको बोला गया है पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया, पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया। इसका मतलब यह है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो एक से अधिक बार वो चुनाव में भाग ले सकते हैं, है ना, उसको बोलते हैं पुनः निर्वाचन, ठीक है। और यहां पास लिखा हुआ कि एक से अधिक बार मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसा नहीं है, जितना बार आप चाहेंगे वो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया। और ये जो शब्दावली केवल इसी पद के लिए आपके बताए गए हैं। अगर आप संविधान में पढ़ेंगे तो केवल राष्ट्रपति के लिए शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि उपराष्ट्रपति में भी आपके हैं, लेकिन अलग से आर्टिकल नहीं है, ठीक है। तो पुनः निर्वाचन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति भारत में एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। अब इसका मैं तुलनात्मक अध्ययन बता रहा हूं। अमेरिका में एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है अपने जीवन काल में। समझ में आ रहा है, चाहे आपका कार्यकाल कितना भी बेस्ट रहा है या कितना भी खराब रहा है, केवल और केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति अगर 2 बार, 3 बार, 4 बार बन सकते हैं। लेकिन अब तक के भारत के इतिहास में, है ना, आजादी के बाद से केवल एक ही व्यक्ति हुआ है जो आपके 2 बार राष्ट्रपति बने थे, उसका नाम है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है।
लेकिन उनका कार्यकाल आपके लंबा था। हाँ, स्टार्टिंग में हम लोग मान करके चले थे, जब हमारे पास आपके क्या था, संविधान सभा था, तो उसके अंतर्गत उसको हम आपके क्या बनाए थे, राष्ट्रपति बनाए थे। लेकिन पहला निर्वाचन आपके हुआ 1952 में, है ना। तो 52 से लेकर के आपके 67, है ना, हाँ सॉरी 57, और 57 से फिर आपके 62। तो इस प्रकार से टोटल उनका जो कार्यकाल था लगभग लगभग आपके 13-14 साल के आसपास था। ठीक है, 12 साल मान के चलो, क्योंकि आपके संविधान लागू हुआ कब, 1950 में। तो 1950 से आपके देखो 1952 तक आपके ये बिना निर्वाचन के राष्ट्रपति थे, डायरेक्ट शपथ लिए थे। ठीक है, और 52 से लेकर के आपके 62 तक, 1962 तक आपके क्या थे, ये निर्वाचित राष्ट्रपति थे। तो इस प्रकार से टोटल 12 साल का इसका कार्यकाल था। तो भारत में केवल एक ही व्यक्ति हुए जो आपके क्या है, लगातार 2 बार। ठीक है, और 2 क्या, इसको बोलेंगे 3 बार। ये आपके क्या थे, ये शपथ लिए थे ना भाई, यहाँ पास भले निर्वाचन नहीं होता, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिए थे। कब, 50 से 52 तक के। 52 में पहला चुनाव हुआ है, तो चुनाव आपके हुआ 52 से लेकर के 62 तक के, है ना। तो आपकी ये टोटल 10 साल, 2 आपके कार्यकाल उन्होंने पूरा किए हैं, 52 से 57, और 57 से फिर 5 साल 62। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति हुए जो आपके लगातार 2 बार राष्ट्रपति हुए, मतलब पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया उसके ऊपर लागू हुए थे। फिर थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहां पास एक समस्या आया था। ठीक है, उदाहरण बता चुका आपको ना, अमेरिका में ऐसा प्रक्रिया नहीं है, वहां आपके निर्धारित कर दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 ही बार आपके क्या बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिए, यहां पास आपके हिंदू कोड बिल को लेकर के नेहरू के साथ और इसका राजेंद्र प्रसाद के बीच में कुछ, ठीक है, समस्या था, विरोधाभास था। ठीक है, मतलब नेहरू चाहते थे, अंबेडकर चाहते थे कि भारत में आपके हिंदू कोड बिल लागू हो। हिंदू कोड बिल मतलब होता है कि हिंदू रीति रिवाज में जो आपके पाखंड है उसको समाप्त करना, वो उसके लिए लाए गए थे। किसको, हिंदू कोड बिल को। मतलब हिंदू धर्म में जो भी आपके समस्या है या जो आपके जो रीति रिवाज संबंधित कुछ समस्या है, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए लाए गए थे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मानना था कि ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है भाई, हिंदी या हिंदू जो एक वर्ग है वो सबसे बड़ा आपकी संख्या है भारत में। ठीक है, और उसका संस्कृति का हिस्सा है, तो हमको उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उसका मानना था। तो दोनों का अपना अपना एक, है ना, मानना था। तो इस विरोधाभास के कारण क्या है कि जो कुछ कुछ ऐसे बिल आते थे जो धार्मिक, है ना, क्षेत्र वाले थे, उसको राजेंद्र प्रसाद आपके साइन नहीं करना चाहते थे। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे देश का नियम यह है कि अगर कोई भी कानून बनता है तो संसद से पास होने के बाद किसका हस्ताक्षर जरूरी है, राष्ट्रपति का। और यहाँ आपके राजेंद्र प्रसाद बीच बीच में रोक रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और नेहरू इस प्रकार से उसको दिक्कत हो रहा था कार्य करने में, क्योंकि नेहरू कौन थे, प्रधानमंत्री। सारा काम कौन करता है हमारे देश का, प्रधानमंत्री, लेकिन साइन किसका रहता है, राष्ट्रपति का। तो विरोधाभास होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपके देखो 62 में जब फिर से चुनाव की बारी आई, तो नेहरू आपके इसके पास पहुंच गए थे, राजेंद्र प्रसाद के पास, कि भाई तुम इस बार मत लड़ना। ठीक है, ठीक है, मतलब आगे का कार्यकाल किसी दूसरे व्यक्ति को मिलना चाहिए, वरना हम लोग एक संविधान संशोधन के माध्यम से हम नियम लाने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसा, है ना। हाँ, अमेरिका के सिद्धांत की तरह। तो राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि नहीं, मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कोई समस्या नहीं है, आप लोग, है ना, करिए अपना शासनकाल। ठीक है, हालांकि आप 62 से 2 ही साल आपके जिंदा थे, कौन, नेहरू भी। नेहरू आपके कितना तक थे, 64 तक थे, 2 ही साल वो भी जिंदा रहे। समझ में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूँ प्रक्रिया, या यहाँ पास का जो घटना हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि पुनः निर्वाचन मतलब होता है कि कोई भी कैंडिडेट क्या है, कई बार आपके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन सकते हैं ना। तो इसको लिख लेना, है ना, कोई भी व्यक्ति, है ना, भारत में, है ना, एक से अधिक बार, एक से अधिक बार राष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति भारत में एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है ना, मतलब बार बार वो निर्वाचित होकर के राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन निर्वाचन के माध्यम से ही बनेंगे, ऐसा नहीं ना कि एक बार बन गया तो आपके वो राजा नहीं है। समझ में आ रहा है ना, उसको बार बार क्या है, निर्वाचन होना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रस्तावना में एक शब्दावली पढ़े थे, गणतंत्र, याद आ रहा है।
अभी आप लोग मनाए हो गणतंत्र, गणतंत्रता दिवस मनाए ना? अच्छा स्वतंत्रता मनाए, सॉरी, हाँ स्वतंत्रता मनाए ना। 26 जनवरी को मनाएंगे आप लोग गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो गणतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या होता है बताया था आप लोग को? वो तो लोकतंत्र है। गणतंत्र का अर्थ क्या बताया था आप लोग को? किसी भी राष्ट्र के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं वो आपके वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित होते हैं, तो उसको बोलते हैं आपके गणतंत्र, ठीक है। और गण मतलब यहाँ जनता ही होता है, तो जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी एक व्यक्ति को चुनता है, ठीक है, जो आपके राष्ट्र के क्या होते हैं, प्रमुख कहलाते हैं। और भारत के राष्ट्र प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। समझ में आ रहा है? तो गणतंत्र मतलब होता है कि कोई भी वे राष्ट्र गणतंत्र कहलाते हैं जिसके राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित होते हैं। वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। जैसे राष्ट्रपति का बेटा आपके राष्ट्रपति बनेगा क्या? आगे नहीं बनेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन आपके राजतंत्र में आपके राजा का बेटा राजा बनता था, होता था कि नहीं होता था पहले? ठीक है ना, 2.5 साल कर दिया जाएगा, है ना। 5 साल ठीक ही ठाक है ना। अब कैसे करोगे आप लोग? कभी कार्यकाल आएगा, ठीक है, तो बाकी लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके आर्टिकल 57। अब आपके आते हैं अनुच्छेद 58, ठीक है। क्या है अनुच्छेद 58 बताइए? अहर्ताएं, है ना, अहर्ताएं, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं आपकी योग्यताएं, योग्यता, है ना। तो किसके लिए? आपके राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पद। रोजगार गारंटी नहीं चल रहा है क्या अभी? अच्छा अभी तो निदाई कोड़ई का दिन है ना, इस समय कहाँ चल उसी में, लेकिन उसी के अंतर्गत पेमेंट तो वही करेगा ना, मनरेगा का ही, ठीक। जी राम जी, जय राम जी, है ना, वी जी राम जी है शायद, हाँ वही तो। अहर्ताएं योग्यता मतलब राष्ट्रपति पद है, तो क्या क्या योग्यता चाहिए बताइए? सोचो हमारे देश का इतना बड़ा पद है, इसके लिए आपके कोई शिक्षा नहीं रखा गया है। और भारत के संविधान में किसी भी पद के लिए आपके शिक्षा को क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। शिक्षा मतलब कि इतने पढ़े लिखे होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? हालांकि अब तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए आपके अनपढ़ लोग नहीं हुए हैं, सबके सब ठीक ठाक पढ़े लिखे व्यक्ति हुए, है ना। लेकिन अगर जब ठीक ठाक पढ़े लिखे व्यक्ति हो ही रहे तो हमको इसमें क्राइटेरियम डाल देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा जो कम से कम ग्रेजुएट हो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसे? भाई देश का इतना बड़ा अगर पद है, सबसे प्रमुख पद है, तो आप डाल दीजिए इसमें कम से कम आपके ग्रेजुएट हो या फिर पीजी हो, है ना, ऐसा। तो ये आपके कम से कम आपके होना चाहिए। राजनीति में एमए करेंगे तो सबके सब राजनीति में करेंगे, है? ऐसा थोड़ी ना होगा आपके राजनीति में एमए करने से हो जाएगा, ठीक है। तो सबको मिलेगा ना भाई, इसी कारण तो बोल रहा हूँ कि सबको फिर क्या मिलेगा? मौका मिलेगा ग्रेजुएशन करने वाले लोग को, ठीक है। तो ये चीज है, ध्यान रखेंगे। पढ़ाई लिखाई को किसी भी चुनाव के लिए, है ना, योग्यता में नहीं रखा गया है, ठीक है। बाद में आपके अलग अलग राज्य स्तर पर आपके पंच और सरपंच के लिए रखे गए थे। सोचो पंच और सरपंच के लिए रख रहे हैं लेकिन राष्ट्रपति के लिए आपकी योग्यता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले आपके योग्यता क्या होना चाहिए कि वो कम से कम हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। मतलब ये आप लोग भी हो सकते हैं राष्ट्रपति, भाई आप लोग भी भारत के नागरिक है ना। दूसरा आपके हैं कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष उम्र हो, है ना। लेकिन अभी आप लोग नहीं बन सकते तो, क्योंकि 35 वर्ष नहीं है, ठीक है। तीसरा आपके क्या है? लोकसभा, है ना, एल एस लिख रहा हूं ना, लोकसभा पूरा ही लिख लो इसको। लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो, के योग्य हो, ठीक है। लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो ना। लेकिन ध्यान रखेंगे ना, लोकसभा के लिए आपके जो न्यूनतम उम्र कितना है? 25 वर्ष है। मतलब आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा मतलब सांसद,
ठीक है, जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है लोकसभा सीट? 11। ठीक है, आपके क्षेत्र का आपके लोकसभा सदस्य कौन है? बोलो। लोकसभा वाला ही हुई। लोकसभा क्षेत्र क्या आता है बताओ? कसडोल तो विधानसभा हो गया आपका। अच्छा, जांजगीर चांपा, हाँ, तो वहां का कौन है फिर? एससी सीट है। हाँ ठीक है, एससी सीट है, तो वहां क्या आएंगे। और जो आपके रायपुर वाला जो है इधर का बलौदा बाजार वाला, वो आपके रायपुर का जो लोकसभा सीट आता है उसमें आएंगे। तो रायपुर वाला का कौन है? ब्रिजमोहन अग्रवाल। ठीक है, तो उसके लिए आपके 25 वर्ष चाहिए, लेकिन यहाँ आपके क्या है? 35 वर्ष चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र हो, लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, तो आप अगर ठीक ठाक स्वस्थ है तो बन ही जाएंगे। उसके बाद आपके हैं, ठीक है, हाँ, लाभ के पद पर ना हो, यही आपके है, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो यहां पास आपके लाभ का पद मतलब होता है केवल सरकारी नौकरी को माना जाता है ना, मतलब सरकार के द्वारा आपको कुछ ना कुछ पेमेंट नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको अगर मिल रहा है पेमेंट वगैरह, चाहे किसी भी पोस्ट में हो, तो आपको पहले वो पोस्ट को त्यागना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना है तो पहले अपने पद को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे यहां पास आपके कुछ पद को अपवाद में रखा गया है। अपवाद मतलब उसको सरकारी का पद नहीं माना गया है, लाभ का पद नहीं माना गया है। क्या क्या आपके हैं? अगर वो पहले से राष्ट्रपति थे, भैया इस बार अगर राष्ट्रपति थे, अगले बार फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उसके पहले का जो राष्ट्रपति पद है उसको सरकारी पद नहीं माना जाएगा, सॉरी, लाभ का पद नहीं माना जाएगा। दूसरा आपके उपराष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद आपके हैं मंत्री, है ना, केंद्र व राज्य के अधीन मंत्री पद। ठीक है, इसको क्या नहीं माना गया है? राष्ट्रपति, हाँ सॉरी, लाभ के पद नहीं माने गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का आपके क्या है, टंकराम वर्मा है, ये कौन से मंत्री है आपके? खेल उच्च शिक्षा विभाग का मंत्री है ये। ठीक है, खेल युवा कल्याण और उच्च शिक्षा विभाग। तो ये व्यक्ति अगर अगले साल चाहेगा तो क्या बन सकता है? उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन इसके जो मंत्री का पद है इसको हम लोग क्या नहीं मानेंगे? लाभ का पद नहीं मानेंगे, हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, लाभ का पद नहीं मानेंगे। लेकिन अगर इसी जगह कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे मान के चलो अनुज शर्मा है, भाई अनुज शर्मा आपके क्या है? विधायक है। अगर ये अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन से इसके आपके जो पद है क्या माना जाएगा? समाप्त माना जाएगा। समझ में आ रहा है? इनका भी पद आपके समाप्त माना जाएगा और अनुज शर्मा का भी पद समाप्त माना जाएगा। मतलब यह है कि अनुज शर्मा क्या है? विधायक है। अगर ये चुनाव अगर लड़ता है, किसका? राष्ट्रपति का। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे और जिस दिन आपके ये शपथ लेंगे राष्ट्रपति का, तो उसी दिन से इसके पद क्या माना जाएंगे? समाप्त माना जाएंगे। ठीक है, वैसे आपके टंकराम वर्मा का भी माना जाएगा। अगर टंकराम वर्मा अगर चुनाव लड़ते हैं राष्ट्रपति का, अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो जिस दिन ये क्या लेंगे? शपथ लेंगे, उस दिन से इसके पद स्वतः समाप्त माने जाएंगे। मतलब ये है कि शपथ ग्रहण के पहले वो व्यक्ति अपने पद पर, है ना, इस्तीफा दे देंगे तब ठीक रहेगा, नहीं देंगे तो आपके स्वतः उसका पद समाप्त माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पास आपके ये समझ में आया कि नहीं आया? अपवाद, इसको ध्यान रखिए, अपवाद में पूछा जाता है कि कौन कौन से पोस्ट को या पद को राष्ट्र क्या बोलते हैं, लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो ये 3 पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री। तो मंत्री मतलब केंद्र के अधीन आने वाले सभी मंत्री और किसी भी राज्य के अधीन आने वाला आपके सभी मंत्री। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी 14 मंत्री है और केंद्र के अंतर्गत 78 मंत्री है, 78। ठीक है, उन सब को हम क्या नहीं मानेंगे? लाभ का पद नहीं मानेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ना, इसमें आपके ऑप्शन में ये देता है, ठीक है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये वाला शब्द नहीं लिखा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए, ध्यान रखेंगे। ये शब्द आपके लिखे हैं विधायक और सांसद लोगों के लिए कि विकृत चित्त वाला नहीं होना चाहिए। विकृत चित्त मतलब होता है पागल,
पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया मतलब होता है कि आप भारत सरकार का कुछ लोन वगैरह अगर लिए थे और नहीं चुका पाए हैं तो उसको बोलते हैं दिवालिया। समझ में आ रहा है ना? तो ये दोनों जो शब्द है ना, ये इसके लिए प्रयोग नहीं है, ध्यान रखेंगे। किसके लिए? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, और ऑप्शन में आपको यही देता है। आप पुराना क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला आपके क्राइटेरिया इसके लिए नहीं लिखा गया है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के लिए केवल ये 4 लिखा हुआ है, ये चारों को याद रखेंगे। क्या क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो, कितना उम्र? 35 वर्ष, है ना? ये कंप्लीट हो जाना चाहिए ना, 34 वर्ष और, है ना, 9-11 महीना भी हो तब भी वो चुनाव नहीं लड़ेगा। पूरा कंप्लीट 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो 35 वर्ष उम्र हो, लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा, 35 वर्ष है तो लोकसभा के बनने के योग्य हो ही जाएगा वो। ठीक है, और ये है आपका लाभ के पद पर ना हो। और किसको किसको हम लाभ का पद नहीं माने हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री के पद को। ठीक है, बाकी कोई भी पद में रहेंगे उसको आपको लाभ का पद माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये क्या है? योग्यता या अर्हताएं हैं। ठीक है, चलो ठीक, थैंक यू। फिर है ना, कल हम देखेंगे आपके आगे का।